जी चलो चेकआउट कर दिया, गाड़ी में सामान रख लिया है, ओनर भी अपनी गाड़ी में बैठ गए। साउथ कोरिया और जो नॉर्थ कोरिया है ना, उसका जो बीच में लाइन डिवाइड करती है यानी कि बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन से 2 किलोमीटर इधर, उस बॉर्डर लाइन से 2 किलोमीटर उधर, यानी कि 4 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, जिसकी लेंथ है अराउंड 241 किलोमीटर की। तो 241 किलोमीटर बाय 4 किलोमीटर की एक ऐसी लाइन जहां पर भाई दोनों ही देश की आर्मी नहीं जा सकती। अब आप सोचोगे अनमोल भाई ये क्या बात हो गई, जिस कंट्री का बॉर्डर उस कंट्री की आर्मी नहीं जा सकती वहां पे, ये क्या बात हुई। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है और बॉर्डर पे इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी रह ही नहीं सकती, तो कौन रहेगा, कौन प्रोटेक्ट करेगा। तो जब से इनके बीच में ये ट्रीटी एग्रीमेंट हुआ है, वैसे तो देखो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में वॉर अभी भी चल रही है, डिटेल हिस्ट्री में बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, बट इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया कि वॉर एक तरह से पोज हो रखी है, समझ लो आप, कभी भी शुरू हो सकती है, वो कह नहीं सकते कब होगी कब नहीं, बट अभी पोज हो रखी है। और ये पोज करवा रखी है अमेरिका, चाइना एंड यूनाइटेड नेशन। तो ये जो डीएमजी जोन है ना, डीमिलिटराइज जोन, यानी कि दोनों देशों की आर्मी यहाँ पे नहीं जा सकती। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, जो नॉर्थ कोरिया साइड है वहां पे चाइनीज एंड यूएन आर्मी है, और जो साउथ कोरिया वाली साइड का 2 किलोमीटर का डीएमजी है, यहाँ पर अमेरिका और यूएन के आर्मी है। तो ये लोग जो है वो दोनों देश के बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की आर्मी प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। तो अभी सबसे पहले हम नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे ये दोनों देश अलग हुए। तो देखो 7th सेंचुरी से लेकर 1945 तक ये पूरा एक ही देश हुआ करता था, कोरिया, और ये अंदर आता था सीला डायनेस्टी के। मतलब आप देख लो कितने हजारों सालों से ये एक ही देश था, लेकिन 1945 के बाद ये 2 अलग देश में बदल गया। तो उस टाइम पे ना चाइना, जापान एंड सोवियत यूनियन यानी कि रशिया अपनी पावर्स को और अपनी लैंड को बढ़ाने के लिए ना कोरिया को अपने अंडर लेना चाहता था। मतलब ये तीनों देश ही लगे हुए थे कि किसी तरह कोरिया उनके पास आ जाए। और ये बात जैसी भाई कोरिया के लीडर्स को पता चली ना, तो उन्होंने 1882 में यूएसए के साथ ना ट्रीटी साइन कर ली अपने आप को बचाने के लिए। और उस टाइम पे ना भाई जापानीज ने तगड़ा ही आतंक मचा रखा था पूरे एशिया में। मतलब आज जो आप जापानीज लोग देखते हो वो तो बहुत शरीफ है, उस टाइम के इतने शरीफ थे नहीं। तो हुआ क्या, 1904 से 1905 के बीच में जापान ने रशिया एंड चाइना को हरा के 1910 में कोरिया पे कब्जा कर लिया। देन जापानियों का आतंक भाई बड़े सालों तक चलता रहा और उसके बाद 1945 में कोरिया की किस्मत चमकी, क्योंकि मैंने आपको हिरोशिमा वाली वीडियो में ही फुल स्टोरी बताई थी। यूएसए ने जापान की 2 सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया था, जिससे कि भाई जापान ने प्रॉपर हर तरीके से सरेंडर कर दिया एंड कोरिया भी उस टाइम पे जापानीज लोगों के कब्जे से आज़ाद हो गया। तो उसके बाद यहाँ के लोगों को लगा कि चलो अब तो सब कुछ सॉर्टेड हो गया। बट जैसी भाई जापान यहाँ से कोरिया से निकला, उसी टाइम ऊपर नॉर्थ साइड से सोवियत यूनियन यानी कि रशिया ने कोरिया पे कब्जा कर लिया और नीचे साउथ साइड से अमेरिका ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। तो जापानीज गए, उसके बाद रशियन एंड अमेरिकन आ गए। और जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के साथ किया ना कि जाते जाते बंटवारा करवा गए थे इंडिया पाकिस्तान का, तो उसी तरह से उन्होंने भी जाते जाते पूरे कोरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। ऊपर वाला बन गया नॉर्थ कोरिया, नीचे वाला बन गया साउथ कोरिया। और जो लाइन इनको डिवाइड करती थी उसका नाम हुआ 38 पैरेलल लाइन। ये एक ऐसी लाइन थी जो कोरिया को 2 इक्वल हिस्सों में बांटती थी। और ये सब हुआ था भाई 17 अगस्त 1945 में। और बंटवारे के बाद साउथ कोरिया में अमेरिका ने सिंगमैन करके जो थे उनको अपॉइंट किया और नॉर्थ कोरिया में रशिया ने किम इल सुंग को लीडर बनाकर दोनों देश यहाँ से अपने चले गए 1948 से 49 में। और इस केस में वो नॉर्थ कोरिया निकली। तो नॉर्थ कोरिया ने भाई 25 जून 1950 में साउथ कोरिया पे अटैक कर दिया और इस वॉर का नाम हुआ कोरियन वॉर, जो आप सबने शायद सुना होगा कभी ना कभी। और उस टाइम पे ना भाई नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने साउथ कोरिया में 2 दिन के अंदर अंदर सियोल को कब्जे में ले लिया था और अगले 2 महीने में बुसान तक पहुंच गए थे कब्जा करने के लिए। सोचो भाई, बुसान मतलब बिल्कुल साउथ साइड है कोरिया का, साउथ कोरिया का, तो बिल्कुल एंड तक पहुंच चुकी थी नॉर्थ कोरियन आर्मी उस टाइम पे। देन भाई एक बार फिर से अमेरिका ने जो है वो साउथ कोरिया की मदद करी और अपने सोल्जर्स को यहाँ पर भेजा और अमेरिकन सोल्जर्स एंड साउथ कोरियन आर्मी ने मिलके नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को अपने देश से मतलब यहाँ से भगाया। और खाली भगाया ही नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया में भी कब्जा कर लिया। ऊपर जो चाइना नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है ना भाई, वहां तक घुस गए थे ये अमेरिकन और साउथ कोरियन सोल्जर। सोचो, अपने देश को तो बचाया, उनके देश को भी कब्जे में ले लिया। बट उसके बाद क्या हुआ भाई, अब अमेरिका का दुश्मन कौन, चाइना। तो भाई चाइना बीच में पड़ गया। चाइना आ गए, वहां से अपनी सोल्जर भेज दिए नॉर्थ कोरिया के साथ। उन्होंने वापस से भाई पूरे साउथ कोरिया पे अटैक करके सोल तक पे कब्जा कर लिया। तो ऐसे ही भाई चलता रहा, इधर उधर मतलब दोनों देश बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुए, बहुत ज़्यादा तबाही मची। बट एट दी एंड फिर यूएन ने इंटरफेयर करके ये पूरा भाई चीज़ रुकवाई और डीएमजी जो जोन है इसकी जो है वो एक तरह से स्थापना की गई कि इस एरिया में दोनों देश की आर्मी नहीं आ सकती है। तो वॉर उस टाइम पे पोस्ट तो हो गया, बट टेक्निकली ये वॉर भाई आज तक चल रहा है, ऐसा कहते हैं, खत्म नहीं हुआ अभी तक। भाई एरिया देखोगे ना बिल्कुल सुनसान है, मतलब है ही नहीं बसावट यहाँ,
क्योंकि जस्ट भाई कितना 2-3 किलोमीटर में नॉर्थ कोरिया आ जाएगा, समझ लो आप। तो इसलिए बिल्कुल सुनसान है, यहाँ ज़्यादा लोग रहते ही नहीं हैं। और इस एरिया का नाम है पाजू, PAJU, मतलब ये लास्ट गांव है नॉर्थ साइड में साउथ कोरिया का। इसके बाद सीधा DMZ आता है और फिर उसके बाद सीधा साउथ कोरिया, और सॉरी नॉर्थ कोरिया। तो भाई ये गेट पे पहुंच चुके हैं। वो जो सामने बिल्डिंग है बाय, उसके लेफ्ट साइड में टिकट दिखानी है, वहीं पार्किंग है। और ये जा नहीं रहे क्योंकि इनको भी पार्किंग पे करनी पड़ जाएगी, तो इसलिए ये यहीं से वापस लौट रहे हैं और मैं चलता हूँ। ये पिंक लाइन फॉलो करनी है इन्होंने कहा है। तो देखो ये मशीन लगी हुई है, 2000 वोन यहीं पे करे और फाटक खुल गया। चलो एडवांस है मतलब यहाँ सिस्टम ना, पहले ही पे करने पड़ते हैं। चलो जी चलो, गाड़ी खड़ी कर दी है, पानी की बोतल ले लेते हैं क्योंकि 3 घंटे का टूर। पार्किंग तो भाई काफ़ी बड़ी है, देखो उधर भी ऑलमोस्ट, मतलब मेरे को लग रहा है पूरे कंपाउंड में 1000 गाड़ी है तो बहुत आराम से आ जाएगी, वो एंड तक है। और ये देखो प्रॉपर हैंडीकैप लोगों के लिए भी बना रखी है अलग से पार्किंग स्लॉट। तो मतलब सब सुविधाओं का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया अच्छे से। एंड ये जो लेफ्ट में आप बसें देख रहे हो भाई, मेरे ख्याल यही बसें हमें लेकर जाएंगी आगे टूर पे, क्योंकि इस पॉइंट के बाद अपना प्राइवेट व्हीकल ले जाना अलाउड नहीं है, आपको यहीं की बस में जाना पड़ेगा पूरा। तो वो देखो भाई सामने टिकट का काउंटर है, बट उन्होंने कहा था इस बिल्डिंग में नहीं, इस बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में दिखानी है। चलो पूछता हूँ, वैसे लिखा तो टिकट यहीं पे, होना तो यहीं चाहिए। उधर देखो रेस्टोरेंट लाउंज वगैरह भी बना हुआ है खाने पीने का, तो है प्रॉपर जुगाड़ है, वॉशरूम वगैरह भी होंगे यहाँ पे। अच्छा ये बिल्डिंग ना गंडोला राइड के लिए है शायद से, जो नॉर्मल टिकट है वो शायद इस तरफ ही है, वो बता रहे थे ना। तो ये बना हुआ है भाई, और इधर है टिकट बूथ, पर यहाँ तो बंद कर रखा सारा, खिड़कियाँ अंदर ही होगा फिर इसका मतलब। चलो पासपोर्ट मैंने कर लिया रेडी, टिकट दिखाते हैं फ़ोन में और फिजिकल टिकट लेके टूर शुरू करेंगे। तो भाई टिकट अपने को मिल गई है और बस का सीट नंबर मिला है 44। आई होप विंडो सीट हो, लेट्स सी। बाकी ये जो आगे आगे बस खड़ी है ये वाली, उन्होंने कहा इसी में बैठना है क्योंकि अब अगली बस यही चलेगी। 12:30 का स्लॉट है ना, और 12:20 ऑलरेडी हो चुके हैं। चलो जी बैठते हैं बस में, अपनी जगह लेते हैं। अभी मेरे ख्याल सब लोग तो नहीं आए, और यहाँ वैसे भी सीट फिक्स्ड है, तो ऐसा कुछ धक्का मुक्की वाला सीन होगा नहीं, है ना। तो लेट्स गो भाई, बैठते हैं बस में। लास्ट में ही दी है इन्होंने, मतलब मैंने बताया ना कल मैंने बुकिंग करी तो 2 ही स्लॉट बचे थे बस, तो बिल्कुल लास्ट की सीट मिली है। ये 44 विंडो वाली है। चलो ये अच्छा है, अभी आया तो कोई भी नहीं है, खाली पड़ी है बस पूरी। भाई एक दिक्कत है हमारे वाले इस टूर में, इंग्लिश गाइड अवेलेबल नहीं है। ये देखो देयर इज़ नो इंग्लिश गाइड। तो अब वही है, मैंने जितनी रिसर्च करी है बस उस हिसाब से मैं आपको बता पाऊँगा। यहाँ पे वैसे कोई नहीं है, और बस चलने का टाइम 12:20 लिखा है, तो चलने वाली है। लोग भी देखो आ गए हैं, बस स्टार्ट हो चुकी है। और इसमें ना 2 टूर होते हैं, एक होता है मोनोरेल के साथ, एक होता है ऑन फुट। मतलब जो इसकी 3rd टनल है ना, अभी मैं बताऊंगा क्या चीज़ है वो, उसमें या तो आप मोनोरेल के थ्रू जा सकते हो शायद, या फिर फुट पे। तो मैंने फुट वाला लिया क्योंकि मोनोरेल ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था। और आइटनरी ये है भाई, सबसे पहले ले जाएंगे इमजीनेक पार्क, फिर ले जाएंगे द 3rd टनल, फिर ले जाएंगे डोरा ऑब्जर्वेटरी, फिर ले जाएंगे यूनिफिकेशन विलेज, लोकल मार्केट, और वापस इमजिनान पार्क पे छोड़ देंगे। तो भाई अभी पहले स्पॉट पे ले आया है हमें, और चलती बस में ना फ़ोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं था, उन्होंने मना किया था मतलब कागज़ में। और ये बस है अपनी भाई, यहाँ पे देखो किया और ह्युंडई बसें बनाती है। ये देखो किया की बस, उधर वो ह्युंडई की बस है रेड वाली, बड़ी कंपनीज है यहाँ की ना। तो अभी यहाँ भाई इस जगह पे ले आए हैं, बस ये खड़ी 1606, याद रखूँगा नंबर। अब मुझे पता ही नहीं भाई कितने मिनट में वापस आना है, क्या करना है, क्योंकि ये गाइड जो है वो कोरियन गाइड है, अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। अब इनसे पूछता हूँ, या तो इंग्लिश आती होगी, इन्हें देखते हैं। इधर देखो वॉशरूम वगैरह बने हुए ये रहे सामने, और यहाँ पे देखो इस तरह से ये एक 3rd टनल का मोन्यूमेंट टाइप का बना हुआ है, और वहाँ पे है पीछे मोनोरेल, और इधर है वॉकिंग वाला टूर। तो मेरे ख्याल से हम तो वॉकिंग टूर में जाएंगे। बट उसके बाद क्या हुआ भाई, नॉर्थ कोरिया ने फिर से उंगली करी, और 1970s में पता चला कि नॉर्थ कोरिया नीचे भाई टनल खोद रहा था यहाँ पे घुसने के लिए। एंड वो भी भाई 1-2 टनल नहीं, पूरी 4 टनल खोदी थी उन्होंने, जिसमें से जो 3rd टनल थी ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अगर सक्सेसफुल हो जाता ना तो वहाँ के 10,000 सोल्जर्स 1 घंटे के अंदर अंदर साउथ कोरिया पहुँच सकते थे उस टनल की मदद से। सोचो भाई, ये टनल लेंथ में भाई 1635 मीटर की थी, यानी लगभग 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा की। और गहराई की बात करें ज़मीन के अंदर 73 मीटर डीप थी। अराउंड 20 से 25 फ्लोर की एक बिल्डिंग जितनी टनल इन्होंने ज़मीन के अंदर खोद दी थी, बताओ। यहाँ देखो लिखा भी हुआ है DMZ, और ऊपर भाई ये देखो। तो इस तरह से यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। अभी सबसे पहले 3rd टनल का टूर होने वाला है, इसके बाद से फ़ोटो वीडियो अंदर अलाउड नहीं होएगी। थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है कोरियन वॉर का, तो ये मैं सब आपको थोड़ा बता ही दिया है।
मतलब ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो भाई लंबी वीडियो हो जाएगी, तो जितना मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी वो है। टनल के बारे में थोड़ी बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये बना है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साउथ कोरियन मिलिट्री को पता चला था इस थर्ड टनल के बारे में एक नॉर्थ कोरियन से ही, जो वहाँ से शायद भाग के आए थे। उनका नाम है किम वू सियोंग, देख रहे हो। तो 5 सितंबर 1974 को वो भाग के आए थे और उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने जो है वो एक टनल मतलब पता लगी है उनको। तो फिर साउथ कोरियन आर्मी ने एक्शन वैक्शन लिया और भाई यहाँ पे जो है वो टोटल, तो देखो साउथ कोरियन साइड में इन्होंने 3 ब्लॉकेट यानी 3 दीवारें खड़ी कर दी थी, 1 2 3, ताकि इस टनल से कभी कोई आ ना पाए। और अब इस टनल को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बना दिया गया है। तो अंदर अंदर ये सब होगा भाई, एयर सर्कुलेशन के लिए पाइप्स लगे हुए अंदर देखो। और फिर लोअर प्लेटफॉर्म है जहाँ तक मोनो रेल जाती है। तो अगर आपको पैदल चलने में दिक्कत है आप मोनो रेल वाला ले सकते हो। मुझे मिली नहीं टिकट, पता नहीं भाई कहाँ से मिलती है। तो चलो चलता हूँ मैं फटाफट। देख सकते हो अंदर फ़ोटो वोटो लेना अलाउड नहीं, देखो अंदर अलाउड है वीडियो बनाना, लेकिन टनल में अलाउड नहीं है। तो इस तरह से ये भी बना हुआ है यहाँ पर। ये साउथ कोरियन आर्मी है शायद से, मतलब आर्मी रियल नहीं है, उनके स्टैचूज़ है। और इधर देखो भाई लॉकर वगैरह भी बने हुए हैं, यहाँ पे आप अपना सामान रख के फिर नीचे आराम से जा सकते हो, बैग वगैरह। तो यहाँ लॉकर में रखता हूँ बैग और वहाँ से एंट्री है भाई, देखो ये वो रही सामने, वहाँ से अंदर जा सकते हैं। एंड एक सोविनियर शॉप भी है, देखता हूँ कुछ फ्रिज मैग्नेट ले लेता हूँ। देखो स्टिकर्स वगैरह और भी बहुत चीज़ें मिल रही है। मुझे तो भाई ये अच्छा लग रहा है। 7000 कोरियन वॉन का है, यानी कि 500 रुपये का। इसमें देखो PS लिखा हुआ है साउथ कोरिया और उधर नॉर्थ कोरिया, P से उनकी कैपिटल सिटी है। तो ये अच्छा लग रहा है, DMZ कोरिया ना, ये ले लेते हैं। यहाँ देखो लिखा है DMZ पीस टू 10 मिलियन विजिटर्स। भाई साहब बहुत लोग आते हैं, मतलब कोई साउथ कोरिया आ रहा है तो भाई ऑब्वियसली DMZ तो ज़रूर आएगा। और इसके अलावा भाई बीच में एक टोल गेट भी आया था। जी हाँ भाई, पहले जो है वो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया बाय रोड कनेक्टेड था, तो ऑब्वियसली टोल गेट भी था, बॉर्डर चेक पॉइंट जिसे कहते हैं। यहाँ थोड़ा भाई बैठने का बना रखा है और बेंचेस से भी लिख रखा है इन्होंने, पहला अक्षर D फिर M और Z, तो DMZ या Z जो भी आप कहो। एंड इधर देखो एक भाई टैंक भी रखा हुआ है इतना बड़ा सा, यहाँ लिखा नहीं हुआ कुछ भी इंग्लिश में ना, अच्छा नहीं लिखा है। ये है भाई M48A3, डायमेंशन वगैरह लिखी है, बाकी ईयर 1961 से 2001 पता नहीं। 750 HP का इंजन लगा हुआ है भाई इसमें, क्रेजी। टॉप स्पीड है इसकी 48 km/h, शायद से यही लिखा हो, पता नहीं बाकी। बट भाई क्रेजी सा लग रहा है बड़ा टैंक। आके देखो कवर कर रखा है इसका वो ना। और इस तरह से भाई कितने पहिए हैं, तो ये पहिए चेन को चलाते हैं और फिर ये टैंक जो है वो किसी भी तरह के टेरेन से निकल सकता है, फंसता नहीं है, मतलब मिट्टी में या फिर बर्फ़ में। तो काफ़ी जंग वंग खा चुकी है अब तो ये चीज़ें, अच्छे से मेंटेन नहीं किया हुआ, बट रखा है। आप यहाँ पे आके फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हो। चलो जी बस चलने की तैयारी हो रही है, आगे लगा रहे हैं। अभी 4-5 लोग ही आए हैं, बाकी पता नहीं क्या इतना टाइम क्या लगा रहे हैं भाई, मुझे आए हुए 5-7 मिनट हो चुके ऑलरेडी। तो भाई 2:10 पे अब ये सेकंड स्टॉप दिया गया हमें। तो ये देखो इधर से जा रहे हैं भाई, डोरियन ऑब्जर्वेटरी नाम है, ये ऑब्जर्वेटरी लिखा हुआ है। यहाँ से नीचे जाना है। तो ये पहुँच गए भाई ऑब्जर्वेटरी, इसकी शायद छत पे जा। तो ये आ गए जी हम डोरा ऑब्जर्वेटरी में। तो देखो भाई ये 4 चीज़ें हैं टोटल। मेन रूफ टॉप ऑब्जर्वेटरी में जाना है, वहाँ से दिखेगा हमें नॉर्थ कोरिया साइड पूरा। बाकी नीचे भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली एक ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ पे बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं, उस शीशों में से आपको आंखों से नॉर्थ कोरिया दिख जाता है। छोटा छोटा दिखता है, काफ़ी दूर है क्योंकि, बट फिर जब आप रूफ टॉप पे जाते हो ना, तो रूफ टॉप पे दूरबीन लगे हुए हाई क्वालिटी वाले, उससे आप लिटरली भाई नॉर्थ कोरिया का जो सबसे पहला शहर या विलेज है ना वो देख सकते हो। जो ऐसा बोलते हैं कि वो एक प्रोपोगेंडा विलेज है, जो वहाँ पे जानबूझ के बनाया गया है ये दिखाने के लिए कि नॉर्थ कोरिया में सब बढ़िया चल रहा है। बट अंदर क्या चल रहा है वो तो आपको पता ही होगा, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड। तो यहाँ पे दिखाने के लिए बस कि साउथ कोरियन लोग अब जब आ रहे हैं, टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो दूरबीन से देखे तो अच्छा दिखे उन्हें सब कुछ वहाँ पे। तो वो काइंड ऑफ प्रोपोगेंडा विलेज है या टू सिटी है एक पूरी। और एक स्टोरी और है यहाँ की बड़ी फेमस, कि जो बॉर्डर लाइन है ना, वहाँ पे सबसे पहले साउथ कोरियन है ना अपना झंडा लगाया कुछ साल पहले। तो जितना भी वो झंडा था उनको देख में नॉर्थ कोरिया ने उनसे बड़ा झंडा लगा दिया, फिर इन्होंने बड़ा लगा दिया, फिर उन्होंने बड़ा लगा दिया, ऐसे करते करते भाई बड़ा होता गया। तो ये रुके जी हम नेक्स्ट लोकेशन, ये खड़ी है बसेस और इसका नाम है यूनिफिकेशन लोकल मार्केट।
तो ये मार्केट है अंदर, सुपर मार्केट टाइप की, यहाँ से आप चीज़ें वगैरह खरीद सकते हो। और एक और टूर चलता था अभी कुछ टाइम पहले ना इस जगह का, ये जो टेंट लगे हुए हैं ना ब्लू ब्लू, यहाँ पे एक्चुअल में आर्मी मतलब सोल्जर्स भी खड़े होते हैं। तो यहीं पे कुछ क्रिएटिविटी साइन हुई थी इनकी उस टाइम पे, तो ये भी टूर आप पहले बुक कर सकते थे। तो ये देखो भाई सुपर मार्केट में लेकर आए अंदर, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है, आइसक्रीम वगैरह, कपड़े वगैरह तो मिल ही रहे हैं, खैर नॉर्मल है वो सब। भाई बहुत लोग शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, देखना मसाले मसूले भी मिल रहे हैं। ये क्या चीज़ है, दाल है क्या कोई? देखो भाई ये सब यहाँ का लोकल ही है, आसपास का ना, फार्म प्रोड्यूस लिखा हुआ है ना, टोंगिल विलेज करके है कोई, वहाँ पे बनता है ये सब कुछ। तो चावल होंगे शायद से वाले, बहुत चीज़ें हैं, छोले भी है और राजमा मतलब बीन्स वगैरह भी है, काफ़ी सारे अलग अलग। बाकी यहाँ आसपास कुछ नहीं है, एक ये मार्केट ही थी। 20 मिनट मिले हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। ये सामने कुछ इस तरह का बना हुआ है बस बैठने के लिए। तो चलते हैं यार यहाँ से, अब बस में ही बैठ जाते हैं। ये लिखा तो है भाई काफ़ी सारी चीज़ें, मुझे जाना फ्रीडम, हाँ ये लिखा ना, पॉन्ड ऑफ यूनिफिकेशन और फ्रीडम ब्रिज इस तरफ है। अच्छा तो वो बस टूर में नहीं ले जाते शायद से, वो पैदल ही है। तो अभी एक आर्मी वाले थे यहाँ पे, आर्मी थे पता नहीं पुलिस थी, समझ नहीं आया मुझे। तो यहाँ से जाना है भाई अपने को। हाँ ये लिखा ना देखो, स्ट्रीम लोकोमोटिव एट जैंगडैन स्टेशन, और भी चीज़ें है, फ्रीडम ब्रिज है 95 मीटर पे। तो यही रास्ता है भाई, काफ़ी बड़ा पार्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अब ये पार्क ही एक्सप्लोर करता हूँ आधा 1 घंटा, और ढूंढता हूँ वो सारी जगह जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ना कि कहाँ कहाँ पे हो सकती है। एक्चुअल में एक रिवर है इमजिन करके, वो नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया की तरफ आती है, एंड उसी रिवर के आसपास ये पूरा पार्क है, इसलिए इसका पार्क का नाम भी रिवर के नाम पे ही रख दिया गया। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ये मोन्यूमेंट देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे लोग आते हैं और अपने एंसेस्टर्स के लिए ना खाना रखते हैं 30 मिनट के लिए, और 30 मिनट के बाद फिर वो खा लेते हैं। तो ऐसा इनका मानना है कि यहाँ पे 30 मिनट जब वो रखते हैं तो उनके एंसेस्टर्स आते हैं, वो खाना चखते हैं और उनको ब्लेसिंग्स दे के चले जाते हैं। तो इस तरह से वो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है पूरा। देन उसी के साथ में ये दूसरा मोन्यूमेंट है। तो एक्चुअली 1983 में ना एक टीवी शो बनाया गया था, जो भी लोग पार्टीशन के दौरान नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया कैसे बिछड़ गए थे ना, उनको मिलवाने के लिए ये शो था। और उस शो का जो टाइटल सॉन्ग है या टाइटल ट्रैक है, उसके लिरिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, और वो सॉन्ग भी यहाँ बजता रहता है। अभी पता नहीं बंद हो गया, पता नहीं, पर अभी शायद होगा शुरू, तो आपको सुनाऊंगा। तो इस तरह से ये सेकंड मोन्यूमेंट है इधर पार्क में। अच्छा देखो यहाँ बटन दे रखा है अलग से, इसको प्रेस करना है तब म्यूजिक चलेगा। तो मैं कर रहा हूँ सुनना। तो यहाँ से आवाज़ आ रही है, देखो ये है सॉन्ग। तो यहाँ के लोकल लोग ये पूरा पार्क एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये देखो भाई ट्रेन की पटरियाँ भी है यहाँ पे। अभी तो ये मतलब यूज़ की नहीं है, बंद ही कर रखी है। देखो आगे तक जा रही थी वहाँ पे स्टेशन में, पर बंद कर दिया अब सारा। एंड यहाँ पर देखो ये इस तरह से 2 मोन्यूमेंट्स और बने हुए हैं। तो इनको बोलते हैं स्टैचू ऑफ पीस, इस तरह से। देन आगे चलते हैं भाई थोड़ा सा और, अब दिखेंगे वो ट्रेन के इंजन और वो जो दुकान में आपको बता रहा था ना जहाँ पे मिलती है भाई करेंसी। एंड ये देखो भाई यहाँ पे आपको फौजी भी देखने को मिलेंगे काफ़ी। और ये है भाई ब्रिज। तो एक्चुअल में 1953 में जब वो वॉर का एग्रीमेंट हुआ था ना कि स्टॉप कर रहे हैं वॉर, तो उस टाइम पे अराउंड 12,773 प्रिजनर्स जो है वो एक्सचेंज किए गए थे अपनी अपनी कंट्रीज़ में वापस। तो उस वक्त 2 रेल रोड ब्रिजेस बनाए गए थे, जो बाद में भाई एक्सप्लोजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो फिर उसके बाद इस वाले ब्रिज को बनाया गया टेम्परेरी स्ट्रक्चर, ताकि लोग जो है वो मतलब एक्सचेंज कर सके, सोल्जर जो भी वहाँ पे वॉर में एक तरह से कैदी थे। तो ये ब्रिज है 83 मीटर लॉन्ग और 4.5 मीटर वाइड है, और 8 मीटर हाइट है इसके नीचे रिवर से। तो ये देखो भाई इस तरह का ब्रिज है। बीच बीच में ये बंद कर देते हैं ये अलग अलग रीजन्स की वजह से, बट अभी ये खुला हुआ है। तो इस ब्रिज पे हम चल के जा सकते हैं भाई उस तरफ। एंड वो आप सामने देख रहे हो भाई फेंसिंग हो रखी है, उसके उधर पूरा नॉर्थ कोरिया है, आप समझ लो एक तरह से। और ये ब्रिज रियल नहीं है, ये एक तरह से कहीं और ब्रिज था, उसको क्रॉस करते ही आप कुछ ही मीटर्स में नॉर्थ कोरिया एंटर कर जाते हो। हाँ देखो भाई ये है वो ट्रेन वाला ब्रिज, इस ब्रिज में से ट्रेन क्रॉस होके आगे नॉर्थ कोरिया चली जाती थी, देख रहे हो ये है एक्चुअल ब्रिज। तो ये तो पूरा बंद ही कर रखा है। और एक उधर भी है ब्रिज, ये रहा। तो 2 ब्रिज बताए थे ना मैंने। तो ये लकड़ी का ब्रिज तो बस यहीं तक जा रहा है, आगे देखो बंद है, क्योंकि उस तरफ फिर नॉर्थ कोरिया आ जाता है शायद। तो ये देखो भाई ब्रिज यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाता है एंड उस तरफ शुरू हो जाता है नॉर्थ कोरिया। तो आप खुद सोचो मैं कितना करीब हूँ भाई नॉर्थ कोरिया के। ये फेंसिंग लगी हुई है भाई, यहाँ कोई आर्मी नहीं, कोई कुछ नहीं, आप देख सकते हो। और सीधा टाप के बंदा उस तरफ जा सकते हो। ये देखो पता नहीं लोगों ने रिबन से बांध रखे हैं, यहाँ पे चीज़ें लिख रखी है क्या क्या है। तो चलो ये ब्रिज था भाई, ब्रिज आज किस्मत अच्छी थी खुला हुआ है। तो पैदल के रास्ते ऐसे ही ब्रिज में से जो है वो नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरियन सोल्जर्स को वापस लाया गया था वॉर के बाद। खैर वॉर अभी भी चल रहा है टेक्निकली देखा जाए तो, बट वैसे एंड हो चुका है एक तरह से। अभी लड़ाई वड़ाई हो नहीं रही करंट में, पर ऑन पेपर देखोगे तो अभी भी चल ही रहा है। देन ये आ गए भाई हम
ट्रेन का जो इंजन है ना उस टाइम का, वो यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखो। और ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड इंजन है, क्योंकि इसमें बुलेट के भी छेद दिखेंगे आपको काफ़ी सारे, एंड ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो गया था, तो ये पानी में गिर गया था इंजन। देखो ये लिखा है ना कि डीएमजी में ही रह गया जब से ये डीरेल हुआ, यानी पटरी से उतर गया था बॉम्बिंग की वजह से ड्यूरिंग कोरियन वॉर। एंड इस ट्रेन के जो ऑपरेटर थे ना उस टाइम पे, उन्होंने ऐसा बताया कि ये ट्रेन यहाँ से नॉर्थ कोरिया की कैपिटल सिटी में गन्स वगैरह ले जा रही थी वॉर के लिए, तो उस टाइम पे इसको रोका गया था। और देख सकते हो आप इस इंजन में कितने सारे छेद है भाई, ये सारे छेद बुलेट के हैं आसपास पूरे, और वैसे भी इंजन पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये देखो भाई इस तरह का, सोचो 1950s के ज़माने का ये स्टीम इंजन है जो नॉर्थ कोरिया आर्म्स एंड एम्यूनेशन ले जाया करता था। ये देख रहे हो, ये सारी बुलेट की हो मतलब छेद है, गोलियां चलाई गई थी इस टैंक पे, टैंक कह रहा हूँ सॉरी, इंजन पे गोलियां चलाई गई थी भाई इस इंजन पे, और ये हालत हो गई इसकी। फिर इधर भी आप देखोगे भाई पूरा बॉर्डर एरिया है, यहाँ जा नहीं सकते हैं, बंद है आगे, तो चलो निकलते हैं। ये है भाई बीट 131, अंडरग्राउंड बंकर बनाया गया था उस टाइम पे, ये देख सकते हो आप। बंद है ये तो मेरे ख्याल, बंद कर रखा है ये, मतलब ज़मीन के अंदर बंकर है उस टाइम पे ये पूरा का पूरा ना, नीचे बना हुआ। एंड ये है भाई वो सोविनियर शॉप, यहाँ पे मैंने सुना है कि करेंसी मिलती है, तो इनसे पूछते हैं भाई। इस तरह की बनी हुई है, कितने की है, क्या नोट है। एक्सक्यूज़ मी, हेलो, दीज ऑल आर ओरिजिनल नोट्स फ्रॉम नॉर्थ कोरिया राइट? तो भाई ये नोट मिल रहे हैं, देखो यहाँ पर, ये है नॉर्थ कोरिया की करेंसी, वहाँ पे ऐसे नोट चलते हैं, और ये 1 लाख रुपए के। दिस ऑल आर फॉर 1 लाख 100 के, दिस ऑल, हाँ ओके। तो सारे 1 लाख वो उनके मिल रहे हैं, यानी कि इंडिया के हो गए 7-8 हज़ार रुपये, बहुत महंगा है भाई। मैं तो कोई सिंगल ले लेता हूँ ये वाला, जैसे वहाँ का 200 का नोट मिल रहा है 10,000 का, यानी इंडिया के 700-800 रुपये, तो ये ले सकता हूँ, ये ले लेते हैं ना, सही है, क्योंकि आपको ये किसी भी देश में नहीं मिलेगी करेंसी। इवन नॉर्थ कोरिया भी अगर आप जाते हो ना, तो वहाँ से करेंसी लाना लीगल नहीं है एक तरह से, बट स्टिल आपको मिल रही है तो बढ़िया, यहीं से ले लेता हूँ। मैं कौन सा जाऊँगा, या जाऊँगा अभी तो पता नहीं ला पाऊँ या ना ला पाऊँ। ये 2000 का नोट जो 15,000 वोन का है, अपने इंडिया के 1000 रुपये हो गए, ये ले लेते हैं। दिस इज़ न्यू करेंसी और ओल्ड करेंसी? एंड डू यू हैव ओल्ड ऑल्सो? ये न्यू करेंसी है भाई वहाँ की, और ओल्ड भी बिकती है शायद, पता नहीं इनके पास है या नहीं है। तो सबसे सस्ता तो 10,000 वोन का ही मिल रहा है, ये ले लेता हूँ। या दिस वन, डू यू टेक कार्ड ऑल्सो? डू यू हैव ओल्ड करेंसी ऑल्सो? दिस इज़ ओल्ड, सो ये भाई ओल्ड करेंसी है उस टाइम की, 100 का नोट वहाँ का, ये 12,000 का है, ले लूँगा, ये भी मन कर रहा है, ले लेते हैं दिस वन ऑल्सो। तो अपने पास न्यू और ओल्ड दोनों आ गई। बाकी देखो और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है, पाउचेस वगैरह मिल रहे हैं, और स्टिकर्स मिल रहे हैं, फ्रिज मैग्नेट्स मिल रहे हैं। मैग्नेट ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ तो अब ज़रूरत नहीं है, बाकी आप चाहो तो आके ले सकते हो। देखो मैग्नेट्स कितने सारे हैं, काफ़ी सारे हैं, तो मैंने डीएमजी का ऑलरेडी ले लिया, तो ज़रूरत है नहीं अपने को। हुडीज़ वगैरह भी मिल रही है वो। तो ये एक्चुअल में भाई रियल ट्रेन की पटरी है, जो ब्रिज से होते हुए नॉर्थ कोरिया जाती थी साउथ कोरिया से। देख लो भाई, इन्हीं पटरियों पे ट्रेन चला करती थी पहले, है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़। ये देखो भाई यहाँ पे ये इस तरह का पोल लगा रखा है, जिसमें हर कंट्री का, हर कंट्री तो नहीं, कुछ कुछ कंट्रीज़ का लिखा है कि कौन सी कंट्री कितने किलोमीटर है और किस तरफ है। जैसे कि टर्की इस तरफ है 7,725 किलोमीटर दूर, न्यूजीलैंड है 10,000 किलोमीटर, इंडिया नहीं लिखा गया। फिर रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है 12,400, सबसे दूर तो अभी तक यही दिखा है मुझे। ढूंढते हैं भाई, इंडिया भी होना चाहिए यार, इतना बड़ा देश है हमारा, है ऐसे कैसे नहीं दिखाएंगे ये लोग। पता नहीं मेरी नज़रें धोखा खा रही है, मुझे दिख ही नहीं रहा सही में, पर सबसे दूर अभी तक मेरे को साउथ अफ्रीका ही दिखा है 12,430, बाकी सब उससे पास ही है, पर इंडिया नहीं दिखा यार, बड़ी गलत बात है। एंड पार्क में ना देखो जगह जगह पे बैठने के भी बने हुए बेंचेस वगैरह, आप यहाँ आराम से बैठ भी सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, और इधर भी पार्किंग है उधर भी पार्किंग है। अच्छा एक ट्रेन स्टेशन मतलब इंजन और रखा है वो रहा सामने, वो थोड़ा नया इंजन है, वो भी दिखाता हूँ चल के। आप एक देखो इस तरह की भी ट्रेन चलती है यहाँ पे, इसकी भी आप टिकट खरीद के ऐसे पार्क का चक्कर पूरा लगा सकते हो। इसमें भी देखो अलग अलग झंडे लगे हुए हैं, हमारा इंडिया का ही नहीं लगा रखा इन्होंने, गलत बात है। तो कितने सारे देशों के है, इंडिया का ही नहीं है। तो ये तो टॉय ट्रेन टाइप की हो गई, जो चलती भी है अभी, मतलब अंदर अंदर पार्क में आपको घुमाएगी, वहाँ से आप टिकट ले सकते हो। वो काउंटर बना हुआ कि मेरे ख्याल 32 या 33 हज़ार की है, इंडिया के 2,000 रुपये हो गए शायद। तो इस तरह की देखो ट्रेन, और इसी के जस्ट सामने रखा हुआ है एक थोड़ा काइंड ऑफ अच्छे कंडीशन में इंजन। ओ यहाँ भी मिलता है नॉर्थ कोरिया का, देखो मनी पोस्ट स्टैम्प वगैरह, यहाँ से भी आप ले सकते हो। तो देखो भाई इस तरह का इंजन है, इसमें लिखा है डू नॉट क्लाइंब, चढ़े ना। सही है भाई, लिखना भी चाहिए, लोगों का भरोसा नहीं, यहाँ चढ़ चढ़ के फ़ोटो खिंचवाते हैं फिर। तो कितना ह्यूज है भाई, हाइट इतनी ऊंची है। और यही आप यहाँ की बुलेट ट्रेन, जापानीज़ बुलेट ट्रेन देखो, उनके इंजन कितने ऐसे
अच्छा पर हाँ ये भी है, वो थोड़ा सा नीचे से चलते हैं तो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमें कम लगते हैं, बट वैसे इस तरह का है ये सीन। ओवरऑल अच्छा है काफ़ी यार। तो यहाँ भी आपको आर्मी सोल्जर्स मिलते रहेंगे। तो ये जो पार्क है ना, ये एक्चुअल में डीएमजी के अंदर नहीं आता, डीएमजी से पहले है, तो इसलिए यहाँ पे इतने सोल्जर्स वगैरह है। लेकिन एक बार आप डीएमजी एंटर कर जाओगे तो वहाँ आपको सिर्फ अमेरिकन और यूएन नेशन के ही सोल्जर्स दिखाई देंगे। ये आ गया हूँ मैं पार्क में। अच्छा वहाँ पे देखो भाई मेला टाइप भी लगा हुआ है, झूले वूले, तो आप बच्चों के साथ वहाँ भी जा सकते हो। ये आ गई है भाई अपनी गाड़ी खड़ी 1237। तो ये है जी इनका 100 का पुराने वाला नोट, इस तरह से आप देख सकते हो। और भाई कितना बड़ा है ये, मेरे हाथ के अंदाजे से आप पता लगा लो, एक्चुअल में काफ़ी बड़ा और चौड़ा नोट है, कर आता हुआ बिल्कुल ब्रांड न्यू। और इस तरह से पीछे से दिखता है भाई, सब कोरियन में लिखा, तो मुझे तो पता नहीं चल रहा क्या क्या है। और ये किन भाई साहब की फ़ोटो है वो भी आप कमेंट्स में बताना। एंड ये है भाई यहाँ का न्यू नोट, काफ़ी कंपैरिजन में देखोगे बहुत छोटा है, जबकि 100 का इतना बड़ा था। और ये 2000 का है, देखो चौड़ाई में भी कम है, लंबाई में भी कम है, और इस तरह से है। और इसमें किसी भाई साहब की फ़ोटो नहीं बनी हुई है ना, बस खाली लिखा हुआ है चीज़ें, और सब कुछ कोरियन में, इंग्लिश में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है एक वर्ड भी, अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक में है बस। तो इस तरह से है भाई नया नोट और वो है पुराना नोट।